के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। विक्ट्री डे सीज फायर के खत्म होने के बाद अचानक से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भीषण हो गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस सब के बीच पिछले कुछ दिनों से रूस की ओर से युद्ध अब जल्द खत्म होने की बात की जा रही है। हालांकि कूटनीति के मोर्चे पर शांति वार्ता लंबे समय से अटकी हुई है। ऐसे में किस तरह से आने वाले दिनों में इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। चंद दिनों के सीजफायर की घोषणा के बीच 4 साल से जारी यूक्रेन रूस जंग को खत्म करने के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन इसकी मियाद पूरी होते ही फिर मिसाइलें बरसने लगीं। हालांकि युद्ध के मोर्चे पर तोपें वैसे भी खामोश नहीं हुई थी, लेकिन दोनों तरफ से बयानों ने एक नई आस जरूर जगा दी थी। 3 दिन के संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोप लगते रहे, लेकिन इस दौरान कोई बड़ा या लंबी दूरी का मिसाइल हमला नहीं हुआ। अब इसके खत्म होते ही रूस ने राजधानी कीव और पूर्वी क्षेत्र डिनेप्रोस्ट्रोव्स्क पर ड्रोन से हमले किए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस द्वारा 200 ड्रोन छोड़े जाने का दावा किया है, जबकि रूस ने 27 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के विक्ट्री डे समारोह से पहले सीजफायर की घोषणा करते हुए उम्मीद जताई थी कि ये युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कुछ सैन्य कार्रवाइयों को रोकने और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने की इच्छा जताई गई। पुतिन की ये टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से मिलती जुलती है। हालांकि इससे पहले पुतिन ट्रंप के शांति प्रयासों को खारिज कर चुके हैं। तो सवाल उठता है कि क्या पुतिन को एहसास हो चुका है कि यूक्रेन युद्ध को जल्दी जीता नहीं जा सकता है। युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी यूक्रेन का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूसी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। सभी सैन्य प्रयासों के बावजूद रूस यूक्रेन के सिर्फ 20% हिस्से पर ही नियंत्रण हासिल कर पाया है। हाल के दिनों में यूक्रेनी ड्रोन ने भी रूसी ऊर्जा संयंत्रों को बराबर की चोट पहुंचाई है। इन बदलते हालात में पुतिन के रुख में थोड़ी नरमी दिखाई दे रही है। हालांकि अविश्वास की खाई इतनी गहरी है कि यूरोप पुतिन पर किसी भी तरह का भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ईयू ने शांति समझौते में जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर को मध्यस्थ बनाए जाने के पुतिन के सुझाव को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि श्रोएडर पुतिन के काफी करीबी हैं। पुतिन ने शनिवार को कहा था कि उनका मानना है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने वाला है और यूरोप की नई सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। श्रोएडर उनके पसंदीदा साझेदार होंगे। यूक्रेन ने भी श्रोएडर के नाम को नकार दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरोप यूक्रेन के नेतृत्व वाली वार्ता में ही हिस्सा हो सकता है। अमेरिका के लिए समझौता करवाना मुश्किल भरा रहा है। रूस पूरे डोनबास क्षेत्र पर कब्जा करने और यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का विरोध कर रहा है, जबकि यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है और किसी भी समझौते के लिए सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहा है। रूस पश्चिमी देशों पर नाटो सुरक्षा गठबंधन का विस्तार कर उसे घेरने का आरोप लगाता है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। अशोक जी, ये जो विक्ट्री डे परेड को लेकर के वहां पर एक युद्ध विराम हुआ था और वो अब खत्म हो गया, दोनों पक्ष एक दूसरे पर फिर हमला कर रहे हैं, लेकिन इस युद्ध विराम के दौरान पे चाहे प्रेसिडेंट पुतिन की हम बात करें या प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें, कुछ ऐसे बयान आए थे जिससे लग रहा था कि अब युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर? जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो यही कहा था, जो ये 9 से 11 तारीख तक जो युद्ध विराम हुआ है, उन्होंने इसको अनाउंस किया, जो ये राष्ट्रपति ट्रंप ने करवाया है। परंतु अगर आप देखें पिछले 3-4 साल में ये हर साल विक्ट्री डे परेड पर ये तब युद्ध विराम होता है, क्योंकि रूस नहीं चाहता जो जब उसके इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं, जब यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा हो मॉस्को में रेड स्क्वायर के ऊपर, सब उसकी परेड हो रही हो, तो तब ऊपर से कोई यूक्रेन बम बरसाए या कोई वहाँ से ड्रोन्स का अटैक हो, हमला हो। तो इसीलिए हर साल होता है परंतु दोनों की तरफ से, जैसे आपने कहा अपनी रिपोर्ट में, दोनों की तरफ से
ये एलिगेशंस लगती रही जो यूक्रेन कहता है रूस ने इसका उल्लंघन किया है और रूस कहता है यूक्रेन ने इसका उल्लंघन किया, परंतु उसके बाद एकदम से फिर से तेज हो गई है गोलाबारी एक दूसरे के ऊपर। परंतु आपने ठीक कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो कहा था ये शुरुआत है, परंतु हम जानते हैं जो वो थोड़े ज्यादा बड़बोले हैं राष्ट्रपति ट्रंप, वो पहले ही अपनी छाती ठोकना चाहते हैं, पीठ थपथपाना चाहते हैं अपने आप ही, जो देखिए मैंने कितना बड़ा वहां पर काम कर दिया। परंतु कोई ये नहीं सोच रहा था जो राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं तो ये आगे सीजफायर चल पाएगा। जहां तक राष्ट्रपति पुतिन का है उसको मैं थोड़ा और सीरियसली लेता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने पूरा विश्व ये समझ रहा था, और मेरे विचार से जब ये 24 फरवरी को युद्ध 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ था, सबने सोचा था जो ये 10 दिन में या 14 दिन में खत्म हो जाएगा और रूस की सेनाएं कीव के ऊपर जाकर अपना वहां पर कब्जा कर लेंगी। परंतु अब हम देख रहे हैं 4 साल से ऊपर हो गए हैं, 5वां साल होने को आ गया है, परंतु अभी तक कोई इसका अंदेशा नहीं दिखाई दे रहा है। और हम देख रहे हैं जो अगर हर रोज जो रूस वहां पर प्रगति कर पाता है, जो उसको लैंड एक्विजिशन कर पाता है चंद्रशेखर जी, करीब 15 से लेकर 70 मीटर एक दिन में वो आगे बढ़ पाता है। तो मतलब बिल्कुल जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में एक ग्राइंडिंग स्टेलमेट हो गया है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और दूसरी तरफ जैसे आपने खुद बताया, अपने आप कहा आपने, कितनी भी जो उनकी ऊर्जा की वहां पर रिफाइनरीज हैं, ऑयल पाइपलाइंस हैं, उनके ऊपर इतनी तेजी से हमला कर रहा है यूक्रेन, चाहे वो पर्म हो चाहे वो और जगह हो। और रूस चाहता है 2 शहरों पर वो अटका हुआ है, कुपियांस्क और स्लोवियांस्क, और जितना वो प्रयास करता है यूक्रेन उसको पीछे खदेड़ देता है। तो उसको मालूम चल गया है जो वहां पर उसको क्षति ही पहुंचती रहेगी। और तो सर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो कहीं ना कहीं एक तरह का एग्जिट ढूंढ रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल एग्जिट ढूंढ रहे हैं, परंतु यूक्रेन जो है वो चाहता है जो ये गेरहार्ड शोडर का, जैसे आपने बताया, गेरहार्ड शोडर थे यहां पर, उसके चेयरमैन थे लुकोइल की कंपनी के। लुकोइल कंपनी है रूस की जो सबसे बड़ी तेल की कंपनी है। तो बिल्कुल ही शोडर, गेरहार्ड शोडर, हालांकि वो चांसलर रह चुके हैं जर्मनी के, परंतु बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी हैं, बहुत ही पुतिन और रूस के नजदीकी नेता माने जाते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये राष्ट्रपति पुतिन का इनका सजेस्ट करना ही उनको पता होना चाहिए था। वहां की जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं यूरोपियन यूनियन की, काया कलास, उन्होंने तो बिल्कुल इसको बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है और हम कोई भी राष्ट्रपति पुतिन की का जो सुझाव है उसको हम इसके बारे में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, वो चाह तो रहे हैं जो कुछ करना चाहिए, परंतु थोड़ा उनको सीरियसली कोई अगर प्रपोजल देना है, सुझाव देना है, सीरियस देना चाहिए, जिससे कि यूरोप भी और यूक्रेन भी उसको मानने के लिए बाध्य हो जाए। ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो हर एक को मालूम था जो अगर गेरहार्ड शोडर का आप प्रस्ताव देते हैं तो उसको बिना सोचे उसको एकदम ठुकराया जाएगा, और वही हुआ है। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।